ये कहानी है वॉल्टर नाम के एक मामूली हाई स्कूल टीचर की, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसे कैंसर है और उस बेचारे के पास जीने के लिए अब कुछ ही महीने बचे हुए थे। वॉल्टर पिछले 25 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन पैसों की कमी के चलते उसे पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती थी, जिसमें वो लोगों की कारें साफ किया करता था। जिन बच्चों को वो पढ़ाता था वही बच्चे जानबूझकर अपनी कार वॉल्टर से ही साफ करवाते थे और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन वॉल्टर को अपने इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बस इसी बात से परेशान वो फैसला करता है कि वो अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग बनाएगा और उसे बेचकर वो अपने परिवार के लिए इतने पैसे इकट्ठा करेगा कि उसके मरने के बाद उन्हें कभी किसी के भी सामने पैसों के लिए हाथ न फैलाना पड़े। इस कहानी में हम देखेंगे कि वॉल्टर अपना बदला कैसे लेता है और क्या वो सच में अपने बनाए हुए ड्रग को अपनी शराफत की आड़ में बेच पाएगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत में हम न्यू मैक्सिको के एक हाई स्कूल टीचर को देखते हैं। वॉल्टर वाइट पिछले कई सालों से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और उसे केमिस्ट्री की बहुत गहन जानकारी थी। हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद वॉल्टर एक कार वॉश सर्विस सेंटर में जाता है। वो यहाँ पिछले कई सालों से पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, क्योंकि उसके घर को चलाने वाला वो अकेला था। वॉल्टर का बॉस उसे कहता है कि आज हमारा लड़का काम पर नहीं आया, इसलिए तुम एक बार बाहर जाकर उस कस्टमर की कार साफ कर दो। वॉल्टर हमेशा की तरह उसे मना नहीं कर पाता और उसे बाहर जाकर उस कस्टमर की कार को साफ करना पड़ता है। वॉल्टर देखता है कि यहाँ उसके स्टूडेंट भी थे और वो अपने ही स्टूडेंट की कार को साफ कर रहा था। उनमें से एक लड़का कार साफ करते हुए वॉल्टर की फोटो खींच लेता है और वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उस फोटो को अपने ग्रुप में शेयर कर देता है। वॉल्टर आज बहुत बेइज्जत हुआ था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताता नहीं। वो जब अपने घर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी फैमिली उसे सरप्राइज कर देती है। आज वॉल्टर का 50वां जन्मदिन था और वो सभी उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। वॉल्टर की वाइफ का नाम स्काइलर है और वॉल्टर का एक बेटा भी था जिसका नाम वॉल्टर जूनियर है। वॉल्टर जूनियर बचपन से पैरालाइज था, जिसकी वजह से उसे चलने में परेशानी आती थी और यही कारण था कि वॉल्टर इस उम्र में भी अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता था। हम यहाँ वॉल्टर के ब्रदर इन लॉ हैंक श्रेडर को देखते हैं। हैंक एक DEA ऑफिसर था और वो सभी बैठकर टीवी पर हैंक का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। टीवी पर हैंक सभी को बता रहा था कि कैसे उसने और उसकी टीम ने मिलकर ड्रग माफिया को रंगे हाथ पकड़ा और उनके पास से करोड़ों रुपए बरामद किए। वॉल्टर हैंक से पूछता है कि क्या वहाँ सच में इतने पैसे थे, क्योंकि उसने इतने सारे पैसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। हैंक वॉल्टर से कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये ड्रग बेचने वाले हम लोगों से कई गुना कमाते हैं, क्योंकि ड्रग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी घाटे में नहीं रहता जब तक हम उन्हें पकड़ नहीं लेते। हैंक वॉल्टर को किसी दिन उसके साथ इन्वेस्टिगेशन पर चलने को कहता है। वो बस वॉल्टर को उसके काम से रूबरू करवाना चाहता था। अगले दिन जब वॉल्टर अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तभी अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। वॉल्टर को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और यहाँ वॉल्टर को पता चलता है कि उसे 3rd स्टेज लंग कैंसर है। वॉल्टर के पास अब जीने के लिए कुछ ही महीने बचे थे और ये सच जानकर वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। वॉल्टर का मालिक जब उसे एक बार फिर से कार साफ करने के लिए कहता है तो वॉल्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाली देता हुआ उसकी नौकरी को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उस बेचारे के पास तो जीवन बीमा भी नहीं था। वॉल्टर अपने कैंसर के बारे में घर में किसी को नहीं बताता। वॉल्टर ने ये मान लिया था कि अब वो जल्द ही मरने वाला है और कोई भी उसे नहीं बचा सकता। वॉल्टर बस मरने से पहले किसी भी तरह ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था, ताकि उसके जाने के बाद उसकी बीवी और बच्चे को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वॉल्टर जानता था कि हैंक अपनी इन्वेस्टिगेशन में करोड़ों रुपए क्रिमिनल से जब्त करके उसे सरकार को सौंप देता है। वॉल्टर को वो पैसे चोरी करने थे, इसीलिए वो एक दिन उसके साथ इन्वेस्टिगेशन पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हैंक अपनी टीम के साथ एक लोकल ड्रग डीलर को पकड़ने जाता है। वॉल्टर कार में बैठकर उन्हें देख रहा था, लेकिन उस दिन बदकिस्मती से उन्हें वहाँ एक भी पैसे नहीं मिलते। हालांकि इस छापेमारी में एमिलियो नाम का एक आदमी पकड़ा गया था, पर वो उनके किसी भी काम का नहीं था। वॉल्टर वहाँ अपने एक पुराने स्टूडेंट जेसी पिंकमैन को देखता है। जेसी पुलिस से बचकर भाग रहा था। वॉल्टर समझ जाता है कि ये लड़का अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर रहा। रात के समय वो जेसी के पास जाता है। जेसी पहले तो उसे पहचानने से मना कर देता है, लेकिन वॉल्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें भागते हुए देखा था, तो तुम्हें मुझसे सच छुपाने की जरूरत नहीं। वॉल्टर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है। वो एक केमिस्ट्री टीचर था, इसलिए उसे सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की नॉलेज थी। जैसे उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है, पर उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि वॉल्टर सीरियस है और उसके पास वॉल्टर की मदद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
अगले दिन वॉल्टर अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब से अपनी जरूरत का वो सारा सामान और केमिकल चोरी कर लेता है जो उसे ड्रग्स बनाने के लिए चाहिए थे। जैसी वॉल्टर से कहता है कि मैं अपने घर में ड्रग्स नहीं बनाने वाला, जिसके बाद वॉल्टर अपनी सेविंग के सारे पैसे निकालकर एक पुरानी वैन खरीदता है ताकि वो दोनों उसके अंदर अपनी छोटी सी ड्रग फैक्ट्री को सेटअप कर सकें। जरूरत का सारा सामान बटोरने के बाद वो दोनों एक सुनसान रेगिस्तान में आते हैं जहां मीलों दूर तक कोई परिंदा भी नहीं आता था। वॉल्टर फटाफट अपने घर के कपड़े उतार कर वैन के अंदर घुसता है और स्टेप बाय स्टेप ड्रग बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। जैसी ने भी इससे पहले ड्रग बनाया था, लेकिन वॉल्टर इस काम को बहुत गंभीरता से करता है। वॉल्टर को प्योर ड्रग बनाना था जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो और उससे होने वाला नशा इंसान को जन्नत तक लेकर जाए। 5-6 घंटे बाद जब ड्रग बनकर तैयार होता है तो जैसी उसे देखकर हैरान था। उसने इतने बड़े क्रिस्टल इससे पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे उन ड्रग्स को एक बार इस्तेमाल करना चाहता था, पर वॉल्टर उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हम अपने बनाए हुए ड्रग्स कभी खुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद जैसी क्रेजी 8 नाम के एक ड्रग डीलर के पास जाता है। यहाँ जैसी को पता चलता है कि उसके दोस्त एमिलियो को पुलिस ने छोड़ दिया था। एमिलियो उस दिन जैसी के भाग जाने से उस पर बहुत गुस्सा था। क्रेजी 8 देखना चाहता था कि ये कौन सा नया आदमी है जो हमसे भी अच्छे ड्रग्स बनाता है। वो दोनों जैसी को बहुत मारते हैं, जिसके बाद जैसी उन दोनों को वॉल्टर के पास लेकर जाता है। एमिलियो ने वॉल्टर को पहचान लिया था। वो कहता है कि मैंने इस आदमी को उस दिन पुलिस वालों के साथ देखा था। अब वॉल्टर क्रेजी 8 के लिए खतरा था, इसलिए वो वॉल्टर को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। वॉल्टर उसे कहता है कि वो उसे अपना फॉर्मूला बताएगा, लेकिन बदले में वो उसे और जैसी को यहाँ से जाने दे। वॉल्टर बहुत डरा हुआ था, पर यहाँ वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो अंदर जाते ही फास्फोरस और गर्म पानी को आपस में मिक्स कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उससे निकलने वाली गैस से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वॉल्टर को वहाँ सायरन की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भागने लगता है। उसे लगा कि ये पुलिस है और वो लोग उसे पकड़ लेंगे और यही उसका अंत है। पकड़े जाने से पहले वो अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो स्काइलर से माफी मांग रहा था। वॉल्टर सुसाइड करने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वो सायरन पुलिस का नहीं था, ये तो फायर फाइटर्स थे जो कहीं पर आग बुझाने जा रहे थे। वॉल्टर अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा जितना कि वो आज डरा हुआ था। वॉल्टर जैसी से कहता है कि इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद हम भूल जाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी थे। वॉल्टर उन दोनों को जैसी के घर लाकर छुपा देता है। वो रोज की तरह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता है और हर समय बस यही सोच रहा था कि वो उन दोनों को ठिकाने कैसे लगाए। इसी बीच जैसी वॉल्टर के घर पर फोन करता है। स्काइलर देखती है कि वॉल्टर फोन पर अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे कि वो फोन कॉल किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का है, लेकिन जब स्काइलर उस नंबर को ट्रैक करती है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर जैसी का है और ये जैसी नाम का लड़का अच्छे काम नहीं करता। वॉल्टर जब स्कूल से जैसी के घर आ रहा था तभी वो देखता है कि क्रेजी 8 जिंदा है और वो अधमरी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वॉल्टर उसे मौका रहते पकड़ लेता है और वो दोनों उसे फिर से बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वॉल्टर समझ गया था कि जैसी निहायती लापरवाह आदमी है और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो व्हाट्सएप के लास्ट सीन फीचर की तरह था, हमेशा एक्टिव लेकिन किसी काम का नहीं। वॉल्टर कहता है कि उस दूसरे आदमी की लाश जल्दी सड़कर बदबू मारने लगेगी, इसलिए हमें उस लाश को डिस्पोज करना होगा। वो जैसी को मार्केट में जाकर बड़े बड़े प्लास्टिक के टब लाने को कहता है क्योंकि वो उन बॉडीज को तेजाब में डालकर गलाने वाले थे। वॉल्टर हर बार की तरह इस बार भी क्रेजी 8 को मारने जाता है, लेकिन वॉल्टर कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं था। उसके लिए ये काम उतना ही मुश्किल था जितना कि एक पेंगुइन के लिए डेजर्ट में आइसक्रीम की दुकान चलाना। वॉल्टर उसे कुछ खाने के लिए देता है और उसे उस पर बहुत दया आ रही थी। जैसे खाली हाथ मार्केट से वापस लौट आता है क्योंकि उसे किसी इंसान के साइज का टब नहीं मिल रहा था। उन दोनों ने ही अपने अपने काम नहीं किए थे, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो इस काम को कल करेंगे। वॉल्टर जब अपने घर आता है तो स्काइलर उससे जेसी पिंकमैन के बारे में पूछती है। हर मर्द की तरह वॉल्टर भी अपनी पत्नी के सामने ठीक से झूठ नहीं बोल पाता और वो ये कह बैठता है कि वो जेसी से नशा खरीदता है। स्काइलर ये सुनकर बहुत गुस्सा करती है, पर वॉल्टर उससे वादा करता है कि अब से वो नशा नहीं करेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसी एमिलियो की बॉडी को बाथ टब में डालकर उसे डिस्पोज कर देता है, लेकिन यहाँ उसने अपने केमिस्ट्री टीचर यानी वॉल्टर की एक एडवाइस को इग्नोर कर दिया था। वॉल्टर जब उसके घर आता है तो वो देखता है कि घर की छत से खून टपक रहा था और देखते ही देखते पूरे घर में एमिलियो की गली हुई लाश के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। वॉल्टर ने जेसी को सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का कंटेनर इस्तेमाल करने को कहा था क्योंकि एसिड प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकता। खैर जेसी का फैलाया हुआ ये रायता अब उन दोनों को मिलकर साफ करना था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिसर हैंक को क्रेजी 8 की कार मिल जाती है। लास्ट टाइम इसी कार में बैठकर क्रेजी 8 वॉल्टर से मिलने आया था, जिसके बाद से ही वो गायब था।
वॉल्टर जब क्रेजी एट को खाना देने जाता है तो क्रेजी एट उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक बीवी और एक अपाहिज बेटा है। वॉल्टर की फैमिली और उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जेसी ने क्रेजी एट को बता दिया था। वो कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं नहीं बल्कि जेसी है, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि एक चोर कभी अपनी चोरी की कहानी खुद से नहीं बताता। वॉल्टर इस बात से आग बबूला जेसी के पास आता है। जेसी उस समय वॉल्टर के बनाए हुए ड्रग से नशे कर रहा था। वॉल्टर उससे वो छीन लेता है और उस पूरे पैकेट को टॉयलेट में फेंक देता है। जेसी उसे कहता है कि मार्केट में इसकी कीमत $40,000 है, पर वॉल्टर अब ये काम नहीं करना चाहता था। और वैसे भी जब सारा जेसी ही फूंक देता तो वो मार्केट में बेचते क्या। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिसके बाद जेसी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वॉल्टर को ये काम अब अकेले करना था। वो एक पेन और पेपर लेकर ये डिसाइड करने लगता है कि क्रेजी एट को मारा जाए या फिर उसे छोड़ दिया जाए। वॉल्टर के पास उसे ना मारने के कई कारण थे, लेकिन उसे मारने का सिर्फ एक, कि अगर उसने क्रेजी एट को आजाद कर दिया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। सिर्फ ये कारण वॉल्टर को गलत फैसला लेने को मजबूर कर रहा था। वॉल्टर क्रेजी एट के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन अपने कैंसर के चलते वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। वॉल्टर अगले 15 मिनटों तक बेहोश रहता है और जब होश आता है तो वो देखता है कि क्रेजी एट अभी भी उसके सामने था। वॉल्टर क्रेजी एट को अपने कैंसर के बारे में बताता है। ये पहली बार था कि वॉल्टर ने किसी को अपनी बीमारी के बारे में बताया था। वो कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो इस बिजनेस में आया। पर क्रेजी एट उसे समझाता है कि ये काम आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ बहुत रिस्क है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए। वॉल्टर की उसके साथ बहुत सारी बातें होती हैं। क्रेजी एट ने वॉल्टर का भरोसा जीत लिया था और वो उससे वादा करता है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो भूल जाएगा कि हम दोनों कभी मिले भी थे। वॉल्टर उसे आजाद करने का फैसला करता है। वो जमीन पर बिखरे हुए खाने और उस टूटी प्लेट को उठाकर चाबी लेने के लिए ऊपर जाता है। वॉल्टर चाबी लेकर नीचे जा ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो तुरंत उस टूटी हुई प्लेट को डस्टबिन से बाहर निकालता है और उसके टुकड़ों को जोड़ने लगता है। वॉल्टर को पता चलता है कि उस प्लेट का सबसे बड़ा और सबसे नुकीला टुकड़ा वहाँ से गायब था। वॉल्टर समझ जाता है कि जब वो बेहोश था तो क्रेजी एट ने वो टुकड़ा उठाकर अपने पास छुपा लिया। यहाँ क्रेजी एट के इरादे एकदम साफ थे। वो एक झूठा था जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वॉल्टर ने अब अपना मन बना लिया था। वो नीचे जाता है और क्रेजी एट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में उस टूटी हुई प्लेट का टुकड़ा है, तुम मुझे उससे मार डालोगे। क्रेजी एट ये सुनकर तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन वॉल्टर उसकी गर्दन में लगी चेन को पोल के सहारे बड़ी जोर से खींच लेता है और क्रेजी एट का गला दबाकर उसे मार डालता है। ये करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वॉल्टर उसे नहीं मारता तो क्रेजी एट वॉल्टर को मार देता। वॉल्टर ने अभी अभी किसी की जान ली थी और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसे पता चल गया था कि ये काम उसके बस की बात नहीं थी और अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वॉल्टर अपनी फैमिली को अपने कैंसर के बारे में बता देता है और उसने अब अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेसी फिर से अपने पुराने दोस्तों के बीच में उठने बैठने लगा था। वो पूरा दिन बस नशे करता था और अपने घर की खिड़की से बाहर झांकता रहता था। जेसी ने पहली बार किसी को मारा था, इसलिए वो भी बहुत डरा हुआ था और पकड़े जाने के डर ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। जब भी जेसी को डर लगता था वो अपने घर चला जाता था। जेसी के घर वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार था और नशे की लत ने जेसी को पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी ओर वॉल्टर जूनियर वॉल्टर से आए दिनों नाराज रहने लगा था। उसे अपने डैड की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो अब घर से भी दूर रहने लगे थे। वो अपने डैड को ये तक भी कहता है कि अगर आप कैंसर से लड़ नहीं सकते तो आप मर क्यों नहीं जाते। इसी बीच जेसी वॉल्टर से मिलने आता है। वॉल्टर को लगा कि वो उसे ब्लैकमेल करने आया है, इसलिए वो उसकी तलाशी लेता है, पर जेसी तो उसके हिस्से के पैसे देने आया था जो उसने बचे हुए क्रिस्टल मेथ को बेचकर कमाए थे। स्काइलर को बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर मिलते हैं। ये डॉक्टर दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टरों में से एक था, लेकिन उसके पर सेशन की फीस $5000 थी, यानी लगभग 4 लाख रुपए। जैसे पिछले 3 दिनों से अपने घर में था और वहाँ वो पूरे दिन सोता रहता था। एक दिन उसकी मॉम को अपने घर के अंदर फिर से नशे का सामान मिलता है, जिसके बाद वो जेसी से बात करते हैं और उसे उनके घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। जेसी का एक छोटा भाई भी था और वो जेसी से लाख गुना ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो जेसी की संगत में रहे। लेकिन बाद में जेसी को पता चलता है कि ये नशीला पदार्थ उसके छोटे भाई का था और उसका छोटा भाई भी इतनी कम उम्र में नशे करने लगा था। जेसी उसे ये सब करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। घर से निकाले जाने के बाद जेसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो एक नौकरी की तलाश में एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उन लोगों को जेसी के नशे की आदत के बारे में पता था, इसलिए कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता।
उसे वहाँ उसका दोस्त बैजर मिलता है और वो भी पैसों के लिए छोटे मोटे काम कर रहा था। आज वॉल्टर के एक पुराने दोस्त का बर्थडे था। उसका दोस्त एलियट और वॉल्टर ने कई सालों पहले मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन वॉल्टर को बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने में सेटिस्फेक्शन मिलता था, इसलिए उसने अपनी ही कंपनी के शेयर बेच दिए और टीचर की आम नौकरी करने लगा। आज उसकी बनाई हुई कंपनी का अरबों रुपयों का कारोबार था और जब वो अपने दोस्त एलियट के आलीशान घर को देखता है तो वॉल्टर को अपने सालों पुराने किए हुए फैसले पर पछतावा होने लगता है। वहाँ वॉल्टर को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेचन भी मिलती है, जो अब एलियट की वाइफ थी। एलियट जब अपने बर्थडे प्रेजेंट खोलता है तो वॉल्टर देखता है कि उसे बड़े बड़े लोगों ने तोहफे दिए थे और जब वॉल्टर के दिए हुए गिफ्ट की बारी आती है तो उसके अंदर एक नूडल का पैकेट था। वहाँ खड़े रईस लोगों के लिए ये बस एक नूडल का पैकेट था, लेकिन एलियट जानता था कि उसके पीछे की कहानी क्या थी। दरअसल कंपनी के शुरुआती दिनों में एलियट और वॉल्टर के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और वो दोनों उसी नूडल को खाकर अपना गुजारा करते थे। वॉल्टर के इस गिफ्ट से एलियट बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे इस कंपनी के लिए थैंक यू कहता है। वॉल्टर को पता चलता है कि स्काइलर ने एलियट को उसके कैंसर के बारे में बता दिया था। एलियट वॉल्टर को उसके इलाज के लिए मदद ऑफर करता है और वो उसके इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार था, लेकिन यहाँ हमें वॉल्टर का ईगो देखने को मिलता है। उसे लगा कि ये सभी रईसजादे उस पर अपने पैसों की रौब दिखा रहे हैं। वॉल्टर एलियट की मदद लेने से मना कर देता है और उसे लगा कि ऐसा करके उसने एलियट के अहंकार को चूर चूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बस वॉल्टर की मदद करना चाहते थे। दूसरी ओर जैसी, जिसके पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसे, वो फिर से अपने ड्रग वाले बिजनेस की ओर रुख कर लेता है। इस बार वो अपने दोस्त बैजर के साथ मिलकर क्रिस्टल मैथ बनाने की शुरुआत करता है। कई घंटों तक कड़ी धूप में परेशान होने के बाद उसने मैथ तैयार तो कर लिया था, लेकिन वो वॉल्टर की तरह मैथ नहीं बना पाता। जैसे गुस्से में अपने पूरे बैच को उठाकर फेंक देता है और एक बार फिर से उसे बनाने की कोशिश करता है। जैसे इसी तरह कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसके पास केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसका मैथ उतना प्योर नहीं बन पाता जितना कि वॉल्टर ने बनाया था। बैजर जैसी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने जितना मैथ फेंक दिया था सिर्फ वही बेचकर वो लखपति बन सकते थे। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद जैसी अपने दोस्त को बीच रेगिस्तान में छोड़कर भाग जाता है। वॉल्टर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, उसे अपना इलाज नहीं करवाना था, लेकिन स्काइलर, हैंक और वॉल्टर जूनियर चाहते थे कि वो एलियट की मदद को एक्सेप्ट कर ले, इससे उसकी जान बच जाएगी। वॉल्टर अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहता था। वो जानता था कि कैंसर के इलाज की कोई गारंटी नहीं है। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए बिताए। अगर उसका इलाज शुरू हुआ तो वो कहीं जा नहीं सकता और जैसे जैसे उसका इलाज आगे बढ़ता रहेगा उसे हर समय ऑब्जर्वेशन में रहना होगा और बहुत सारी दवाइयाँ खानी होंगी। उसके लिए इस तरह की जिंदगी किसी पिंजरे से कम नहीं थी। वॉल्टर उन्हें साफ साफ कह देता है कि वो अपना इलाज नहीं करवाएगा। वो अपने आखिरी पल अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। वॉल्टर की फैमिली के लिए ये बहुत दुख की बात थी और उसके बाद उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। अगली सुबह जब वॉल्टर सोकर उठता है तो वो अपने कल के फैसले के बारे में बहुत सोचता है। वॉल्टर ने अचानक से अपना मन बदल लिया था और वो स्काइलर से कहता है कि वो अपना इलाज करवाएगा। स्काइलर ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वॉल्टर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वॉल्टर अब सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि उसकी सोच इन सब लोगों से बहुत आगे की थी। वॉल्टर जैसे के पास जाता है और उसने एक बार फिर से उस कीचड़ में पैर रखा था जिससे दूर रहने का उसने खुद से वादा किया था। यहाँ आपको क्या लगता है कि वॉल्टर जो करने जा रहा था वो सही है या फिर उसे एलियट से पैसे ले लेने चाहिए थे? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, वॉल्टर इस बार जैसे के सामने कुछ कंडीशन रखता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ मैथ बनाऊंगा और तुम्हारा काम है बाहर के लोगों से डील करना। मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वॉल्टर इस बार ना किसी से लड़ना चाहता था और ना ही किसी का खून बहाना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस बिजनेस में घुस गया है और उसका ये सफर उसे ऐसा आदमी बना देगा जिसके सामने बड़े से बड़ा गैंगस्टर अपना मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। पर फिलहाल वॉल्टर एक कैंसर पेशेंट के अलावा और कुछ नहीं था। हम देखते हैं कि मैथ बनाते हुए उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो ताज़ी हवा लेने के लिए अपनी लैब से बाहर आता है। जैसे ही देखता है कि वॉल्टर के शरीर पर कुछ निशान थे, वो समझ जाता है कि वॉल्टर को कैंसर है। जैसे उसे कहता है कि अरे यार, तुम मेरे पार्टनर हो, कम से कम मुझे तो बता देते कि तुम्हें कैंसर है। जैसे अब समझ गया था कि उसका स्कूल टीचर ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा था, वो ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा था ताकि उसके जाने के बाद उन्हें पैसों के लिए दर बदर धक्के न खाने पड़े।
हम देखते हैं कि उन्होंने फिर से ढेर सारा मैथ बना लिया था। जैसे हर रात को उस मैथ को बेचने निकलता था और उनके बनाए हुए ड्रग की इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि देखते ही देखते उसका सारा माल बिक जाता है। इस हफ्ते उन्होंने $26,000 कमाए थे और ये सच में बहुत सारे पैसे थे। लेकिन वॉल्टर इस बिक्री से खुश नहीं था। वो जेसी से पूछता है कि वो इतना ही क्यों बेच पा रहा है, हमारे पास अभी भी बहुत सारा मैथ पड़ा हुआ है। लेकिन जेसी उसे समझाता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, मैं पुलिस से बचकर बस इतना ही बेच सकता हूँ और अगर उसे ये सारा माल एक साथ बेचना है तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होगी, जैसे कि क्रेजी 8, लेकिन उसे तो हमने मार दिया। जैसे उसे बताता है कि मैं एक और आदमी को जानता हूँ, लेकिन वो मेरे जैसे छोटे आदमी से बात नहीं करेगा। जैसे कहता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है और बेहतर यही होगा कि हम उससे दूर रहें। वॉल्टर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर उससे बात करने की हिम्मत नहीं है तो जाओ यहाँ से और अपने लिए थोड़ी हिम्मत खरीद कर लाओ। हम देखते हैं कि हैंक वॉल्टर से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी केमिस्ट्री लैब का एक मास्क रेगिस्तान में पड़ा मिला। हैंक को शक था कि उसकी लैब में चोरी हुई है और जरूर कोई है जो उन ड्रग डीलर्स की मदद कर रहा है। हैंक उसे मजाक में कहता है कि कहीं वो तुम ही तो नहीं, और इस बात पर दोनों हंस देते हैं क्योंकि ये बस एक मजाक था। दूसरी ओर जेसी को वॉल्टर की वो हिम्मत वाली बात कुछ ज्यादा ही चुभ गई थी। वो अपने एक दोस्त स्किनी पीट से बात करता है, जिसके बाद स्किनी पीट उसकी टूको सलामांका से मीटिंग फिक्स करवाता है। यहाँ हम टूको को पहली बार देखते हैं। टूको उसके लाए हुए मैथ को सबसे पहले उसी को ट्राई करने को कहता है और जब वो खुद उसे टच करता है तो वो खुशी के मारे जैसे पागल हो जाता है। उसने आज से पहले ऐसा ड्रग कभी नहीं देखा था। टूको जेसी से उस पूरे पैकेट का दाम पूछता है, जिस पर जैसे उसे कहता है कि उसे इसके बदले $35,000 चाहिए। उसे लगा कि बात बन गई और अब टूको उसे पैसे लेकर वहाँ से दफा होने को कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और टूको उसे कहता है कि उसे उसके पैसे तब मिलेंगे जब उसका माल बिक जाएगा। जेसी को पेमेंट तुरंत चाहिए थी क्योंकि तभी वो और मैथ बना पाते हैं। लेकिन जब वो पैसों के लिए टूको से जिद करता है तो टूको को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है। उसके लोग बेचारे जेसी को इतना मारते हैं कि उन्हें उसे बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वॉल्टर जब जेसी को हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो उसे अपने स्टूडेंट को इस हालत में देखकर बहुत दुख होता है। यहाँ उसे एहसास हो गया था कि जेसी बस 20-22 साल का लड़का है और उसे जेसी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। वॉल्टर को बहुत नुकसान हुआ था और उसे वो पैसे चाहिए थे। वो इसके बारे में रात भर सोचता है। हम देखते हैं कि दवाइयों की वजह से वॉल्टर के बाल झड़ रहे थे, जिसके बाद वॉल्टर अपने सर को शेव कर लेता है। यहाँ से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी और वॉल्टर को इस बात का एहसास भी नहीं था। हम देखते हैं कि वॉल्टर टूको से मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो उसे मैथ बेचने नहीं बल्कि उससे उसकी पिछली पेमेंट लेने आया था। वॉल्टर सलामांका को अपना नाम हेजनबर्ग बताता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे $50,000 चाहिए, 35,000 पिछली डील के और 15,000 मेरे पार्टनर के हॉस्पिटल का खर्चा जिसे तुमने मारा था। टूको उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है क्योंकि आज से पहले उससे किसी ने भी ऐसे बात नहीं की। हम देखते हैं कि वॉल्टर अपने साथ कुछ क्रिस्टल्स लाया था। वो उनमें से एक क्रिस्टल को नीचे गिरा देता है, जिससे उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब तक टूको खुद को संभालता, वॉल्टर उस क्रिस्टल का पूरा पैकेट लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। टूको समझ गया था कि इस आदमी के अंदर दम तो है। वो उसे उसके पैसे दे देता है और कहता है कि उसे अगले हफ्ते और मैथ चाहिए। वॉल्टर को एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए था, इसलिए वो उससे वादा करता है कि उसे अगले हफ्ते उसका माल मिल जाएगा। उसके जाने से पहले टूको उसे कहता है कि हमारे इस बिजनेस में हमें अपने हक के पैसे भी छीनने पड़ते हैं, और आज उसने जो किया उससे वो इम्प्रेस हो गया। वॉल्टर को सभी लोग हेजनबर्ग के नाम से जानने लगे थे। इस माफिया बिजनेस में अब ये उसकी नई पहचान थी। वॉल्टर आज बहुत खुश था। उसने आज जो किया था उसे करके वो जिंदगी में पहली बार खुद को जिंदा महसूस कर रहा था। वॉल्टर जब जेसी को बताता है कि वो टूको से मिलकर आया है और उसने उससे पैसे भी ले लिए, तो जेसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो वॉल्टर का ये रूप देखकर हैरान भी था और गुस्सा भी, क्योंकि उसने उस आदमी से डील की थी जिसने उसे सबके सामने कुत्तों की तरह पीटा। वॉल्टर उसे कहता है कि अभी हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। टूको अब हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसे हमें अगले हफ्ते 2 पाउंड मैथ सप्लाई करना है। जेसी कहता है कि उससे ये डील करने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता, क्योंकि हम उसे 2 पाउंड मैथ कैसे बना कर देंगे जब हमारे पास केमिकल ही खत्म हो चुके हैं। जेसी उसे बताता है कि जो केमिकल उसने मंगाए थे वो उसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और उनमें से ज्यादातर तो उसे चोरी करने पड़ते हैं और चोरी करने में टाइम लगता है। यहाँ वॉल्टर ने टूको से वादा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगले हफ्ते जब टूको उनसे मैथ लेने आता है तो वो देखता है कि उन्होंने आधा पाउंड ही मैथ बनाया था। टूको को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, पर वॉल्टर उसे कहता है कि हमें प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें आई, इसलिए इस हफ्ते इतना ही बन पाया।
टूको उनके आधे पैसे काट लेता है, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वॉल्टर उसे रोककर अपने पैसे वापस मांगता है। वो कहता है कि उसे उसके आधे पैसे और $70,000 और चाहिए। ये सुनकर टूको का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ वॉल्टर उससे वादा करता है कि अगले हफ्ते वो उसे 4 पाउंड मैथ बनाकर देगा। ये सुनकर जेसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो भूल गया था कि वॉल्टर केमिस्ट्री का जीनियस था। वो जेसी से कहता है कि अब हमें स्यूडोफेड्रिन की जरूरत नहीं, अब हम अपने ड्रग्स मेथाफेटामिन से बनाएंगे, एक ऐसा केमिकल जिसे वॉल्टर खुद बना सकता था। वॉल्टर जेसी को कुछ केमिकल्स की लिस्ट देता है। जेसी कहता है कि वो ये सब अकेला कैसे लाएगा, वो तो ठीक से उनके नाम भी नहीं पढ़ पा रहा। पर वॉल्टर जेसी को समझाता है कि ये हम दोनों की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा मौका है, और सोचो कि हम इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद जेसी मार्केट में घूम घूम कर लिस्ट में लिखा हुआ सारा सामान इकट्ठा करने लगता है। अगले दिन जब वॉल्टर सामान चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मेथलामीन नहीं था। जेसी उसे बताता है कि इतना सामान लाते लाते उसके सारे पैसे खत्म हो गए, और ये केमिकल मेथलामीन, इसे हम खरीद भी नहीं सकते, इसे हमें चोरी करना होगा, और इस चोरी को अंजाम देने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्चने होंगे। वॉल्टर के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, अब उन दोनों को ही चोरी करनी थी। देर रात को वो दोनों केमिकल वेयर हाउस में घुस जाते हैं और वेयर हाउस के ताले को पिघलाकर वहाँ से मेथलामीन का पूरा बैरल चोरी कर लेते हैं। वॉल्टर के पास अब सब कुछ था। वो जेसी से कहता है कि अब हमारे पास इतना मेथलामीन है कि हम मरते दम तक मैथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेसी वॉल्ट से पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए, जिसका वॉल्ट जवाब देता है कि इतना कि जितना कि उसने कभी सपनों में भी ना सोचा हो। वॉल्ट ने जितना वादा किया था वो उतना मैथ बना देता है। टूको देखता है कि इस बार मैथ का कलर ब्लू था, उसे लगा कि ये नकली है, पर वॉल्टर उसे समझाता है कि ये वही है, बस इस बार हमारे बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। टूको जब उसे यूज करता है तो वो बहुत ही सॉलिड था। वो कहता है कि नीला, पीला, हरा, काला, उन्हें जिस रंग का बनाना है वो उस रंग का बनाए, लेकिन अगले हफ्ते भी उसे यही माल चाहिए। टूको वॉल्टर को पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका एक आदमी वॉल्टर को कुछ गलत बोल देता है। टूको को ये पसंद नहीं आता कि उसने उसके रहते उसके नए बिजनेस पार्टनर को उसके सामने गलत बोला था। वॉल्ट उसे कहता है कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, लेकिन टूको वॉल्टर के लिए अपने ही आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। जेसी ने टूको का ये रूप बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन वॉल्टर के लिए ये पहली बार था। उसे मार खाता देख वॉल्टर की तो एक बार के लिए सांस ही रुक जाती है। टूको वहाँ से चला जाता है और जेसी और हेजनबर्ग के हाथ में अब इतने पैसे थे जितने कि वो 10 साल में भी नहीं कमा पाते। लेकिन उसकी ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी तो वॉल्टर का सबसे भयानक रूप हमने देखा ही नहीं। ये कहानी किसी गैंगस्टर की नहीं, ये कहानी है एक मामूली से केमिस्ट्री टीचर की, जिसने अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसे छापने का तरीका ढूंढ लिया था। यहाँ आपको क्या लगता है कि वॉल्टर जो करने जा रहा था वो सही है, या फिर उसे एलियट से पैसे ले लेने चाहिए थे? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।